दोस्तों, मालेगांव शहर अंग्रेजों से पहले अहिल्याबाई होलकर, संभाजी राव गायकवाड़ और दीगर मुगलिया दौर और मराठा पेशवाओं के जेर इंतजाम रहा। सन 1818 के बाद से हिंदुस्तान में अंग्रेजों की आमद शुरू हुई। सोवियत यूनियन के नाम से, कारोबार के नाम पर ये लोग आए और 60-70 सालों में आधे से ज्यादा, तकरीबन पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा रहा। आधे से ज्यादा देश हिंदुस्तानियों का गुलाम बना रहा। सन 1900 के आसपास में मालेगांव शहर में अंग्रेजों ने मुनज़्ज़म तौर पर कामकाज शुरू किया। सन 1900 में मालेगांव अंग्रेजों के आने के बाद से सन 1918 में अंग्रेजों के जरिए मालेगांव म्युनिसिपैलिटी की तश्कील दी गई। जो जूनी म्युनिसिपैलिटी की इमारत हम देखते हैं, ये अंग्रेजों के दौर की बनी हुई है। 1918 में मालेगांव म्युनिसिपैलिटी का कयाम अमल में आया। उस वक्त तो आजादी से पहले अंग्रेज लोगों को काउंसलर और सदरबल्दिया नॉमिनेट किया करते थे। ऐसे लोगों को नॉमिनेट किया जाता था जिनको अंग्रेजी समझती थी, जो उनसे बात कर सकते थे, हर वार्ड में जिनका कुछ असर रसूख रहा करे। वहीं जो ज्यादा टैक्स देने वाले लोग थे, अंग्रेज उनको नॉमिनेट करके उनको ये ओहदे दिया करते थे। टैक्स पेयर लोगों को और अंग्रेज मित्र लोगों को कहो, या जो लोग अंग्रेजी जानते थे या जिनका समाज में अच्छा था, ऐसे लोगों को अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान में कई काउंसलर बनाया करते थे और कई सदरबल्दिया बनाया करते थे। मालेगांव 1918 में जब मालेगांव म्युनिसिपैलिटी की बुनियाद पड़ी तो उस वक्त के सबसे बड़े टैक्स पेयर आर.जी. कासेकर एडवोकेट कासेकर वकील मालेगांव के पहले सदरबल्दिया बने। जब मालेगांव बसना शुरू हुआ तो बदर का बाड़ा, मिस्री खां का बाड़ा, चुना भट्टी, मामलेदार गली, नेहरू चौक, आजाद चौक और राजा बहादुर का बाड़ा, संगमेश्वर, इतने ही इलाके मालेगांव शहर की हद में थे। तो इतने में से ही काउंसलर चुन लिए जाते थे और एक को सदरबल्दिया बनाया जाता था। उस वक्त तो 7 या 8, 9 काउंसलर पहली मर्तबा चुने गए। इन 9 काउंसलरों पर सन 1918 में अंग्रेजों के जरिए आर.जी. कासेकर वकील को, जो मामलेदार गली के साकिन थे, इनको सदरबल्दिया बनाया गया। कासेकर वकील सन 1918 से 1930 तक 12 साल मुसलसल सदरबल्दिया रहे। उसके बाद में अंग्रेजों की मुस्लिम लीग से कुर्बत थी। यही वजह थी कि मुस्लिम लीग के खान साहब अब्दुल रहीम को दूसरी मर्तबा दोबारा मियाद के लिए सदरबल्दिया बनाया गया। 1934 से 1938 तक 4 साल तक खान साहब अब्दुल रहीम हकीम, जिन्हें कहा जाता है, ये मालेगांव के दूसरे सदरबल्दिया रहे। उसके बाद मौलवी अब्दुल रजाक, मौलवी अब्दुल मजीद, इनको 1938 से 1942 तक 4 साल के लिए सदरबल्दिया बनाया गया। पहले 4 साल, 4.5 साल की मियाद रहा करती थी। आर.जी. कासेकर एडवोकेट ये किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते थे। टैक्स पेयर होने की वजह से इनको पहला सदरबल्दिया बनाया गया। मुस्लिम लीग का बड़ा चेहरा खान साहब अब्दुल रहीम हकीम माने जाते थे, दोबारा उनको बनाया गया। इसके बाद मजलिसे मुशावरत हिंदुस्तान में मौलाना आज़ाद के जरिए, मौलाना जौहर के जरिए मजलिस मुशावरत तरतीब दी गई। दिल्ली में और पूरे हिंदुस्तान के हर शहरों में इसकी साख बनाई गई। 1938 के आसपास में मजलिस मुशावरत की आज़ादी से कबल मालेगांव में भी साख बनी, जिसमें डॉक्टर पीर मोहम्मद रहमानी, डॉक्टर हमीद नोमानी, इशरत वकील जैसे पढ़े लिखे बेशुमार लोग इसके अंदर शामिल हुए। और मजलिस मुशावरत का उस वक्त तो काफी जोर था आज़ादी की कोशिश के लिए। तो जनाब मौलवी अब्दुल रजाक, मौलवी अब्दुल मजीद, इन्हें सदरबल्दिया बनाया गया, जो 1938 से 1942 तक 4 साल तक सदरबल्दिया रहे। उसके बाद प्रशासक बैठा दिया गया। 1942 में कुछ महीनों तक प्रशासक का पहली मर्तबा मालेगांव में 1942 में राज रहा। उसके बाद 1942 में दोबारा मौलवी अब्दुल रजाक, मौलवी अब्दुल मजीद, जो किला अतराफ के रहने वाले थे, इनको सदरबल्दिया बनाया गया। ये 1942 से 1950 तक रहे। 1950 के बाद जब इलेक्शन हुआ 1949 में, तो मौलवी अब्दुल रजाक अब्दुल मजीद को बाय इलेक्टेड, यानी पहली मर्तबा आवाम ने जो सदरबल्दिया चुना, वो मौलवी अब्दुल रजाक, मौलवी अब्दुल मजीद वही थे, जो 1942 से 1950 तक सदरबल्दिया रहे। इसके बाद हिंदू मुस्लिम तनासुब कायम रहे। इसके लिए मंगलदास ताराचंद भावसार, जिन्हें भावसार वकील भी कहा जाता है, ये नेहरू चौक अतराफ में इनका खानदान पहले रहता था। मंगलदास ताराचंद भावसार को सदरबल्दिया बनाया गया। 1950 से 1952 तक ये 2 साल सदरबल्दिया रहे।
इसके बाद मोहम्मद इसहाक हाजी फैजुल्ला आजाद अंसारी, ये कांग्रेस का जब जोर बढ़ गया पूरे हिंदुस्तान में आजादी के बाद कांग्रेस मजबूत होने लगी, तो मोहम्मद इसहाक हाजी फैजुल्ला अलमारूफ आजाद अंसारी, जो अभी साजिद आजाद अंसारी है, पावरलूम संगठन के सदर, साजिद अंसारी के दादा आजाद अंसारी को 53 से 15 जनवरी 1953 से अक्टूबर 53 तक कुछ माह के लिए 8 माह के लिए इनको सदर बल्दिया बनाया गया। उसके बाद डॉक्टर शेख मोहम्मद सलीम 1953 से 1954 तक 1 साल सदर बल्दिया रहे। प्लेग की बीमारी और उस दौरान काफी वबाएं मालेगांव में अमवात का बाइस बन रही थी, जिसको लेकर डॉक्टर शेख सलीम को, जो पढ़े लिखे थे, आवाम में मकबूलियत थी, इनको 1 साल के लिए सदर बल्दिया बनाया गया। यहाँ से 1 साल के लिए सदर बल्दिया बनने का रिवाज शुरू हुआ और कई सालों तक 1 साल के लिए ही सदर बल्दिया बनाए जाते थे। डॉक्टर शेख मोहम्मद सलीम के बाद दोबारा आजाद अंसारी को 1955 का 1956 के दरमियान सदर बल्दिया बनाया गया। और जनाब हारून अंसारी साहब, जो मालेगांव के बाबा सियासत माने जाते हैं, 1957 से 1958 52 टोली और आजादी की तहरीक में इनका जो हिस्सा था, इसको मद्देनजर हारून अंसारी साहब को पहली मर्तबा 1957 से 1958 इस दरमियान में 1 साल के लिए सदर बल्दिया बनाया गया। ये कांग्रेस और जनता पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार थे। उसके बाद से ऐसा होने लगा कि पहले कांग्रेस, मुस्लिम लीग और मजलिसे मुशावरत 3 रुखी मुकाबला हुआ करता था, लेकिन सन 1958 के बाद जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया की क़यादत में ऐसी एक हुकूमत बनी कि कांग्रेस में हमेशा खानदानी सियासत का राज रहता है। नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद ये, तो खानदानी सियासत का खात्मा और आवाम की सियासत बने, इसके लिए सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई। फिर परजा सोशलिस्ट पार्टी हुई, फिर इसका जनता पार्टी नाम पड़ा, फिर जनता पार्टी के अलग अलग हिस्से हुए, जनता दल सेकुलर, जनता दल यूनाइटेड, अलग अलग तरीके के ये अवामी पार्टियां शुरू हुई। विठल गणपत काड़े सोशलिस्ट पार्टी के पहले लीडर माने जाते हैं, जो 1958 से 1959 के दरमियान में क्याम के रहने वाले थे। निहाल साहब के सीनियर थे, निहाल साहब इनके साथ में अक्सर रहा करते थे। 58 से 59 श्री विठल गणपत काड़े, मशहूर नाम, जो कई मरतबा सदर बल्दिया बने। इनके बाद दोबारा 1959 और 1960 के लिए 1 साल के लिए डॉक्टर शेख सलीम को दूसरी मर्तबा सदर बल्दिया बनाया गया। फिर हिंदू मुस्लिम संतुलन कायम करने वाली बात हुई 1960 में, तो रघुनंदन विष्णु पाटिल, इनको विष्णु पाटिल उस वक्त के मशहूर लीडर थे, उनके बेटे रघुनंदन विष्णु पाटिल को जनता पार्टी के नामजद उम्मीदवार के तौर पर 1960 से 61 तक 1 साल के लिए सदर बल्दिया बनाया गया। इसके बाद निहाल साहब की मालेगांव की सियासत में एंट्री हुई 1960 के बाद, तो निहाल साहब की काफी मकबूलियत थी। जनता पार्टी के जरिए वो अपना काम काज किया करते थे। हारून अंसारी से अलग हो चुके थे, हारून अंसारी कांग्रेस में थे, निहाल साहब जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर ली और उनके शागिर्दों के तौर पर मशहूर थे, सियासत में पकड़ थी। तो 1961 में निहाल साहब को 1 साल के लिए पहली मर्तबा सदर बल्दिया बनाया गया, जो 61 से 62 के दरमियान 1 साल सदर बल्दिया रहे। उसके बाद अब्दुल सलाम अब्दुल रज़ाक नामी बुजुर्गों को, जो निहायत ईमानदार थे, उनको 1962 से 63 के दरमियान कांग्रेस की जानिब से सदर बल्दिया बनाया गया। फिर जनता पार्टी का दौर आया और श्री माधव वड़गे के नाम से मशहूर लीडर थे, सोशलिस्ट लीडर थे। 63 से 64 तक 1 साल ये सदर बल्दिया रहे। तीसरी मर्तबा डॉक्टर शेख सलीम को तीसरी मर्तबा फिर 64 से 65 की मियाद के लिए सदर बल्दिया बनाया गया। हारून अंसारी, शब्बीर सेठ की इनको हिमायत हासिल रहा करती थी। हिंदू मुस्लिम संतुलन कायम रहे, इसके लिए डॉक्टर नवल राय भोगी लाल शाह, डॉक्टर नवल राय शाह का खानवादा अभय शाह अभी भी ये लोग यहाँ समाजी खिदमत अंजाम देते हैं। डॉक्टर नवल राय शाह को निहाल साहब की हिमायत से 1965 से 1966 के दरमियान में 1 साल के लिए सदर बल्दिया बनाया गया। फिर मुस्लिम शहरों में डॉक्टर खलील अहमद अंसारी की काफी मकबूलियत थी। शब्बीर सेठ, हारून अंसारी और सभी लोगों से कुर्बत की वजह से डॉक्टर खलील अहमद अंसारी को 1967 से 1968 1 साल के लिए सदर बल्दिया बनाया गया। 1965 में मालेगांव शहर में बेशुमार बस्तियां उखाड़ी गई और उनको दूसरे मकामात पर मुंतकिल किया गया, जैसे जेटी हाई स्कूल हो गई, बादशाह खान नगर हो गया, दीगर कई बस्तियों को खाली करवाया गया और इनको अलग अलग एरिया में भेजा गया जो झोपड़पट्टी की शक्ल में आबाद थे। तो इस वक्त तो यहाँ पर
झोपड़पट्टी बसाइए सभा एक तंजीम बनाई गई, एक अघाड़ी बनाई गई और इसका 2 पत्ती निशान था। झोपड़पट्टी बसाइए सभा भी मालेगांव की सियासत में 5वीं क़यादत बन के उभरी। मुस्लिम लीग, कांग्रेस, मजलिस मुशावरत के बाद में जनता पार्टी, सोशलिस्ट जनता पार्टी, ये अलायंस, उसके बाद झोपड़पट्टी बसाइए सभा आई। डॉक्टर खलील अहमद अंसारी उस वक्त तो सदर बल्दिया बने। इसके बाद 5 जैनुल आबदीन हाजी अब्दुल मजीद, इनको 1968 से 1969 के दरमियान सदर बल्दिया बनाया गया। 1969 में महासैलाब आया, मालेगांव शहर आधे से ज्यादा तहस नहस हो गया, बेशुमार लोगों के घर, डॉक्यूमेंट उस वक्त उजड़ गए। जब हाजी जैनुल आबदीन अब्दुल मजीद मालेगांव के सदर बल्दिया थे, तो ऐसे बुरे हालात में कि सैलाब के बाद, महापूर के बाद मालेगांव शहर जूझ रहा था, तो हाजी शब्बीर अहमद गुलाम रसूल जो कांग्रेस के थे और हारून अंसारी के दूसरे चहीते शागिर्द थे निहाल साहब के बाद, तो मालेगांव शहर का निजाम बेहतर करने के लिए नौजवान लीडर कांग्रेस के हाजी शब्बीर अहमद, हाजी गुलाम रसूल शब्बीर भैया को 1969 से 1970 के दरमियान 1 साल के लिए सदर बल्दिया बनाया गया। फिर उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो दोबारा सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी के लोगों का वर्चस्व बढ़ा और श्री विट्ठल गणपत काड़े 1970 से 71 चौथी मर्तबा ये सदर बल्दिया बने। मशहूर जमीनी लीडर माने जाते थे, अवामी लीडर माने जाते थे। इसके बाद कांग्रेस का दौर आया। अब यहाँ कांग्रेस और जनता पार्टी में कंपटीशन होने लगा, 2 रुखी मुकाबला रहता था। तो कांग्रेस से जनाब अब्दुल अजीज हाजी कल्लू, जिनके नाम से अजीज कल्लू स्टेडियम है, अजीज कल्लू साहब 1971 से 1971 3 माह के लिए सदर बल्दिया बनाए गए। उसके बाद फिर तजद्दुद का शिकार हुआ तो मोहम्मद रफीक हाजी हमीदुल्ला रफीक सेठ कोहिनूर वाले को 1.5 माह के लिए सदर बल्दिया बनाया गया। 1971 अगस्त में सितंबर तक 1.5 माह तक रफीक सेठ कोहिनूर वाले सदर बल्दिया रहे। 1971 में ही 3 महीने के लिए हाजी मोहम्मद मुस्तफा कैसर, शाहीन अकबर खानवादा, हाजी मुस्तफा कैसर को 3 माह के लिए सदर बल्दिया बनाया गया। हालात फिर दिगरगू हुए और 17 दिन के लिए मालेगांव की तारीख में सबसे कम दिन सदर बल्दिया रहने वाले 17 दिन के सदर बल्दिया श्री तुकाराम गोपाल पाटिल, जो बजरंगबाड़ी इलाके के थे, बजरंगबाड़ी से ताल्लुक रखते थे, तुकाराम पाटिल, इनको 17 दिन के लिए सदर बल्दिया बनाया गया। 1971 का जो साल था, मालेगांव शहर में सियासी तौर पर यहाँ बड़ा भौचाल रहा कि इस जमाने में अजीज कल्लू 3 माह के लिए, रफीक सेठ कोनूर वाले 1.5 माह के लिए, मुस्तफा कैसर 3 माह के लिए और तुकाराम पाटिल 17 दिन के लिए, मतलब 1 साल में 5 सदर बल्दिया हुए। यही वजह थी कि 3 रुखी तनाजात दुनिया भर के बढ़े, तो मालेगांव म्युनिसिपैलिटी पर दूसरी मर्तबा प्रशासक बैठा दिया गया। 1972 से 1978 तक 6 साल तक प्रशासक का राज रहा। इसके बाद ऐसा हुआ, इलेक्शन जब दोबारा 78 में हुआ तो आवामी वोटों से काउंसलर भी चुनना था और सदर बल्दिया भी चुनना था। तो सदर बल्दिया के लिए शब्बीर सेठ उम्मीदवार थे और आवामी वोटों से पहली मर्तबा शब्बीर सेठ 1978 में सदर बल्दिया बने और 6 साल तक मुसलसल सदर बल्दिया रहे। फिर 1985 में जब इलेक्शन हुआ तो शब्बीर सेठ फिर दोबारा सदर बल्दिया बने और 10 साल तक ये शब्बीर सेठ इस जमाने में सदर बल्दिया रहे। पहले 6 साल, फिर 10 साल, इस तरीके से मुसलसल कई साल तक सदर बल्दिया रहते हुए शब्बीर सेठ ने उस जमाने में मालेगांव शहर में बेशुमार काम किए। टाउन हॉल हो, ब्रिज हो, बोरिंग हो, रोड, रास्ते, दवाखाने और कई चीज शब्बीर सेठ का वो मिसाली दौर माना जाता है। आज भी लोग शब्बीर सेठ के दौर को याद करते हैं। आवामी सदर बल्दिया बनने के बाद शब्बीर सेठ को जब 10 साल तक मुसलसल इख्तिदार पर ये रहे तो इनके ऊपर आदम एतमाद लाया गया। निहाल अहमद विट्ठल गणपत काड़े की काफी मकबूलियत थी, मगर निहाल अहमद अपने शागिर्द दीपक भोसले को सदर बल्दिया बनाना चाहते थे और शब्बीर सेठ के ऊपर पहली मर्तबा मालेगांव की सियासत में निहाल अहमद के जरिए अदम एतमाद आया और 10 साल से सदर बल्दिया रहे। शब्बीर सेठ को अदम एतमाद की वजह से बेदखल करते हुए दीपक भोसले को 1988 से 1991 तक के लिए 3 साल तक, पौने 3 साल तक के लिए इनको सदर बल्दिया बनाया गया। दीपक भोसले पौने 3 साल सदर बल्दिया रहे।
यहां से कुछ लोगों का मानना है कि यहीं से मालेगांव की म्युनिसिपैलिटी में करप्शन का आगाज हुआ, टकेवारी का आगाज हुआ। इससे पहले जितने भी सदर बल्दिया रहते थे तो ये अपना इलेक्शन खर्चा निकालने के लिए ये लोग ऐसा किया करते थे कि कोई जमीन कारपोरेशन के नाम पे ले लेना और उसके बाद अपने नाम करवा लेना, सोसाइटी के नाम करवा लेना, बेशुमार खेत मल्ले लोगों के नाम से दियो। तो इससे पहले के जो सदर बल्दिया रहते थे ये जमीनी मामलात में इन लोगों का कोई मामला रहता था कि अपना मुफाद ये लोग पूरा कर लिए करते थे। मगर 1988 में दीपक भोसले के बाद से मालेगांव शहर में टकेवारी परसेंटेज का लोग कहते आगाज हुआ। इससे पहले यही वो वक्त था, इससे पहले साजदा निहाल अहमद निहाल साहब की शादी हुई। निहाल साहब की दूसरी शादी के बाद विठल गणपत काड़े इस बात से नाराज थे, दीपक भोसले को सदर बल्दिया बनाया गया और निहाल साहब यहाँ से दीपक भोसले के जरिए नई सियासत इन लोगों ने शुरू करने की कोशिश की। साजदा मैडम का यहाँ से इश्तिराक हुआ। मगर 1991 में जब इलेक्शन हुआ तो यूनुस ईसा उस वक्त तो मजबूत लीडर कांग्रेस के बनकर सामने आए। शब्बीर सेठ की अदालत के बाद यूनुस ईसा साहब को सदर बल्दिया बनाया गया। यूनुस ईसा नौजवान थे, यंग, और 1991 में ये सदर बल्दिया बने। 1994 तक तकरीबन 2.5-3 साल का अरसा रहा। फिर इनके ऊपर अदम एतमाद लाया गया, यानी म्युनिसिपैलिटी में तीसरा अदम एतमाद यूनुस ईसा के ऊपर लाया गया। और शेख रशीद, शेख सफी, अजमेर जाना, जुबैदा सरताज, जैनूर बी लाल शाह, उस वक्त तो कई एक वाकयात हुए, कई वादा खिलाफियां हुई। और शेख रशीद, शेख सफी, उस वक्त तो एमएलसी इलेक्शन था। एमएलसी इलेक्शन में गहमा गहमी के बाइस यूनुस ईसा पर अदम इत्मीनान लाया गया और शेख रशीद पहली मरतबा सदर बल्दिया बने 1994 से 1996। तकरीबन 1.25 साल का अरसा रहा। यूनुस ईसा के जरिए कानूनी जंग हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक शेख रशीद और यूनुस ईसा का, इसलिए 3 साल तक शेख रशीद कुर्सी पर नहीं बैठ पाए। आखिरकार शेख रशीद सदर बल्दिया बने। यहाँ से इन्होंने झोपड़पट्टी वालों को और गरीब और मजदूर लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और यहीं से शेख रशीद अपनी तहरीकों के जरिए जाने जाने लगे और गरीब परवरी की वजह से शेख रशीद का मालेगांव की सियासत में वर्चस्व बढ़ा। शेख रशीद साहब 1994 से 96 के दरमियान सदर बल्दिया रहे। उसके बाद 1996 में दोबारा इलेक्शन हुआ और निहाल अहमद ने विकास मंच बनाया। विकास मंच बनाकर हर उम्मीदवार से आवामी जलसे में कुरान शरीफ हाथ में लेकर कसम खिलाई जाती थी कि यार तुम करप्शन नहीं करोगे, बदनवानी नहीं करोगे और आवामी खिदमत करोगे। कुरान शरीफ पर हाथ रखकर 1996 में विकास मंच को भारी अक्सरियत हासिल हुई। शायद 33 सीट या कितनी थी, मगर साजदा निहाल अहमद पहली मरतबा खातून सदर बल्दिया मालेगांव में बनी 1996 से 1997। तकरीबन 1.25 साल का यह अरसा था। 1 साल तक साजदा मैडम सदर बल्दिया रही। यहाँ से निहाल साहब का मजीद वर्चस्व बढ़ा, मगर शब्बीर सेठ चाहते थे कि अपना सदर बल्दिया बने और सखाराम घोड़के जो संगमेश्वर से कांग्रेस के उम्मीदवार थे तो इनको शिवसेना ने हिमायत दी और साजदा निहाल अहमद की टर्म के बाद में सखाराम घोड़के को सेना की हिमायत से कांग्रेस का सदर बल्दिया बनाया गया। सखाराम घोड़के 1997 से 98 1 साल सदर बल्दिया रहे। इसके बाद 1998 में याकूब अब्दुल सत्तार सदर बल्दिया बनने के लिए बेचैन थे। उस वक्त तो उनके पास काफी पैसा भी था और हर पार्टी में उनके मानने जानने वाले लोग थे। शेख रशीद, यूनुस ईसा और निहाल अहमद की पार्टी से ये खुद थे याकूब अब्दुल सत्तार। तो तीनों पार्टियों के इश्तिराक से 1998 में सखाराम घोड़के को हटाकर याकूब अब्दुल सत्तार को सदर बल्दिया बनाया गया, जो 98 से 2001 3 साल तक सदर बल्दिया रहे। इस दरमियान हर साल याकूब अब्दुल सत्तार पर सदर बल्दिया पर अदम एतमाद लाने की तहरीक शुरू की जाती थी। याकूब सेठ का पूरा 3 साल अदम एतमाद कैंसिल करने में और लोगों को मैनेज करने में ही चला गया। आखिर सदर बल्दिया रहते हुए 2001 में याकूब अब्दुल सत्तार का इंतकाल हो गया। 2001 में जिस वक्त तो याकूब अब्दुल सत्तार का इंतकाल हुआ तो मालेगांव में 2001 का फसाद बरपा हुआ। उस फसाद में जगह जगह आग लगाई जा रही थी, कई जाने भी गई। ऐसे में 3 महीना म्युनिसिपैलिटी की मियाद होने को खत्म होने को रह गया था तो एजाज बेग को आखिरी सदर बल्दिया बनाया गया 3 महीने के लिए। सितंबर 2001 से दिसंबर 2001 तक 3 माह एजाज बेग सदर बल्दिया रहे। फसाद के दरमियान में एजाज बेग ने काफी भाग दौड़ की और उस वक्त वो काफी मशहूर भी हुए। 2001 के बाद में मालेगांव म्युनिसिपैलिटी को कारपोरेशन का दर्जा दे दिया गया। निहाल साहब इसकी मुखालफत किया करते थे मगर शेख रशीद की कोशिशों से 2002 में मालेगांव म्युनिसिपैलिटी को कारपोरेशन का दर्जा हुआ। 2002 में जब पहला इलेक्शन हुआ कारपोरेशन का तो निहाल अहमद की जनता दल सेकुलर पार्टी उस वक्त तो अक्सरियत में आई और पहले मेयर 2002 से
2004 2 साल के लिए निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान पहले मेयर के तौर पर मालेगांव का कामकाज संभालते रहे। 2004 से 2006 के दरमियान में आसिफ शेख रशीद को, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे और बिला मुकाबला सलीम नगर निहाल नगर इलाके से चुनकर आए थे, तो आसिफ शेख रशीद को सबसे कम उम्र मेयर के तौर पर 2004 से 2006 2 साल तक कांग्रेस के आसिफ शेख रशीद सदर बल्दिया रहे। उसके बाद में 2006-5 के दरमियान में मुफ्ती साहब की सियासत में एंट्री हुई और शेख रशीद और जनता दल दोनों से जो लोग नाराज थे उन्होंने तीसरा महाज का साथ दिया। निहाल साहब से भी लोग उग चुके थे, आसिफ शेख रशीद साहब की सियासत का भी अपना एक अलग नजरिया था, तो मुख्तलिफ नजरियात के लोगों ने जमा होकर मुफ्ती साहब को सियासत में उतारा और 2005-6 के दरमियान 4 के दरमियान मुफ्ती साहब की तीसरा महाज के नाम से एंट्री हुई। 2006 में जब इलेक्शन हुआ तो तीसरा महाज को भरपूर अक्सरियत हासिल हुई। तमाम पार्टियां पिछड़ गई और बड़ी तादाद में हर जगह से निहायत कम खर्च में तीसरा महाज के लोग चुन कर आए और तीसरे महाज के पहले सदर बल्दिया के तौर पर मुफ्ती साहब ने हाजी नजमुद्दीन खजूरवाला, नजमुद्दीन शेख गुलशेर नजमुद्दीन खजूरवाला को तीसरा महाज का सदर बल्दिया बनाया गया, जो 2006 से 2009 तक मालेगांव के मेयर कारपोरेशन के मेयर रहे। दौरान मेयर हाजी साहब ने काफी कोशिश की मगर इनका कम सियासी तजुर्बा कहीं ना कहीं से काम में रुकावट बनता रहा। उसके बाद में फिर बगावत का माहौल हुआ और तीसरा महाज के लोगों ने बागी जनता दल, उस वक्त के 6 मेंबरान को जाकिर जुम्मन, रिजवान सर और दीगर 6 लोगों को लेकर तीसरा महाज और बागी जनता दल के जरिए अब्दुल मालिक यूनुस ईसा 2009 से 2012 इन 3 सालों के लिए मालेगांव कारपोरेशन के मेयर बने। यह तीसरा महाज इस वक्त मजीद मजबूत था मगर ऐसे दरमियान में शेख रशीद साहब भी सियासी बाजीगर थे और काफी सीनियर हो चुके थे, तोड़ जोड़ में माहिर थे, तो इनमें कांग्रेस की उस जमाने में सिर्फ 9 सीट आई थी, तीसरे महाज की ज्यादा सीट थी। तो कांग्रेस की 9 सीट होने के बावजूद भी 2012 से 2015 के लिए ताहिरा शेख रशीद को मेयर बनाया गया, जो पहली खातून मेयर मानी जाती है। 9 सीट पर बड़ा गेम करके रशीद साहब ने ताहिरा मैडम को कांग्रेस का मेयर दिया। इसके बाद 2015 में जब दोबारा इलेक्शन हुआ तो जो नवी बॉडी चुन कर आई तो इसमें भी तीसरा महाज जो अब एनसीपी में जा चुका था, तो तीसरा महाज बनाम एनसीपी मुफ्ती साहब की अक्सरियत थी, तो हाजी मोहम्मद इब्राहिम सेठ नेशनल वाले इब्राहिम सेठ को तीसरा महाज का मेयर बनाया गया, जो 2015 से 2017 2 साल तक 2.5 साल तक मालेगांव कारपोरेशन के मेयर रहे। 2017 में शेख रशीद, शेख सफी इनको दोबारा मेयर बनाया गया। 2017 से 2020 तक शेख रशीद साहब मेयर रहे। उसके बाद 2020 से 2023 तक दूसरी टर्मों के लिए ताहिरा शेख रशीद साहिबा अव्वलिन खातून कारपोरेशन की मेयर रही मालेगांव की। उसके बाद 2023 से 2026 फी जमाना अभी तक 3.5 साल के अरसे से मालेगांव शहर पर प्रशासक का राज है। रविंद्र यादव मालेगांव शहर के प्रशासक है। 3.5 साल प्रशासक राज होने के बाद इलेक्शन डिक्लेयर हुआ और आने वाली 15 जनवरी को मालेगांव शहर कारपोरेशन का इलेक्शन होगा। अरीजा भरने का काम जारी है, सियासी सरगर्मियां उरूज पर हो चुकी है। नई आने वाली इलेक्शन की कुछ तफसीलात आपको बताएंगे, आखिर तक इस वीडियो को देखिए। मगर माजी के 5 साल की हम कारकर्दगी देखते हैं कि माजी में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस शेख रशीद साहब की क़यादत में उभर कर सामने आई थी। कांग्रेस को 28 सीटें हासिल हुई थी, जबकि एनसीपी मुफ्ती साहब की पार्टी और जनता दल सेकुलर 7 इस तरीके से 27 सीट मुफ्ती साहब को मिली थी और शेख रशीद साहब को 28 सीट मिली थी। महज 1 सीट का फर्क था। एमआईएम उस वक्त तो दोनों के साथ में नहीं थी और इन लोगों ने इलेक्शन लड़ा तो एमआईएम की 7 सीट आई थी। आउटर से दादा भुसे शिवसेना के जरिए इनकी 13 सीट आई थी और बीजेपी की 9 सीट आई थी। तो ऐसे में किसी भी एक पार्टी को मुकम्मल वाज़ेह अक्सरियत नहीं हुई थी। 42 का आंकड़ा पार करना था। 84 मेंबरान में से 42 जिनके पास है वो मेयर बना सकता था। तो शेख रशीद साहब ने एमआईएम और शिवसेना दादा भुसे से इश्तिराक करते हुए 41 सीटों की अक्सरियत से मालेगांव शहर में अपना मेयर, वो खुद मेयर बने। इस वक्त तो दादा भुसे और एमआईएम का काफी साथ था। अब्दुल मालिक के इलेक्शन हार जाने की वजह से एमआईएम मुफ्ती साहब से बुरी तरह चिड़ी हुई थी और इन लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया और तीनों पार्टियों ने, सेना, एमआईएम और कांग्रेस ने मिलकर मालेगांव शहर में 5 साल तक राज किया। अलग अलग इनके ओहदों की तकसीम
हुई। मेयर कांग्रेस का रहता था, डिप्टी मेयर दादा भुसे का रहता था, स्टैंडिंग और दीगर ओहदों पर एमआईएम को शामिल किया गया था। रशीद साहब ने जैसा वादा किया था 5 साल तक इक्तदार में तीनों साठगांठ रही। और इसके बाद मालेगांव शहर में शेख रशीद साहब के जरिए कई अहम काम भी किए गए, मगर शेख रशीद साहब पर यह भी तनकीद रही कि दादा भुसे ज्यादातर फंड उस तरफ लेकर चले गए। दादा भुसे को लेने पर इस हुकूमत पर, इस अलायंस पर काफी तनकीद का सामना भी रहा। एमआईएम हालांकि उस जमाने में न्यूट्रल थी। अब अगर हम तीसरा महाज की कारकर्दगी देखेंगे तो माजी में शेख रशीद साहब ने 5 साल मेयर रहते हुए मालेगांव शहर में बेशुमार काम किए, हर इलाके में फंड दिया, कई बड़े अहम काम माजी में भी हम बयान कर चुके हैं, आने वाले वक्तों में भी आप वो सब देखेंगे। शेख रशीद साहब की कारकर्दगी से बेशुमार अफराद मुतमईन थे, मगर मुफ्ती साहब के कारपोरेशन बॉडी की जो मेंबरान थे इनसे साल भर शिकायत का सामना रहा कि रशीद साहब को 28 सीट थी, मुफ्ती साहब को 27 सीट थी। इसके बाद भी ये लोग हुकूमत नहीं बना सके। नबी अहमद को मेयर का उम्मीदवार बनाया गया, मगर नबी अहमद भी कामयाब नहीं हो सके और एमआईएम के उधर जाने की वजह से इन लोगों को 5 साल तक इक्तदार से बाहर रहना पड़ा। ना मुफ्ती साहब का कोई मेयर बन सका, ना डिप्टी मेयर, ना स्टैंडिंग, ना महिला बाल विकास में इनकी कोई खातिर खा हिस्सेदारी रही। वहीं प्रभाग चेयरमैन के इलेक्शन में भी इनका 5 साल तक मुफ्ती साहब का एक भी प्रभाग चेयरमैन नहीं रहा, जबकि इसाक मुंशी टाउन हॉल जो प्रभाग कमेटी है ये मुफ्ती साहब के इलाके की आती है, लेकिन इसको भी तोड़ दिया गया, यानी एक प्रभाग चेयरमैन भी इनका नहीं मिल सका। और मुफ्ती साहब के बेशतर चेहरे बड़े बड़े चेहरे थे जो काम नहीं कर सके, और इनके कारपोरेटरों को अपोजिशन में होने की वजह से फंड भी नहीं मिलता था। यही वजह थी कि मुफ्ती साहब के 27 कारपोरेटरों के इलाकों में आप देखेंगे तो इतना काम नहीं हो सका जितना कांग्रेस के इलाकों में हुआ। नूरबाग, हजार खोली, नया पूरा में आप कभी इम्तियाज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 5 साल में मुफ्ती साहब के कारपोरेटरों के एरिया में जो सियाने और चाक और चौबंद कारपोरेटर थे उन्होंने इधर उधर से फंड हासिल करके काम किया, मगर बेशतर के इलाके में आवामी कामकाज को लेकर तकलीफ रही। अब हम अगर आउटर की सियासत देखेंगे तो दादा भुसे 13 सीट थी, इन्होंने कांग्रेस से अलायंस किया, कई काम किया, कई फंड उधर लेकर चले गए, मगर सुनील आबा, मुफ्ती साहब जिस तरह सेंट्रल में वंचित रहे इसी तरीके से आउटर में सुनील आबा भी वंचित में रहे। न इनको कोई क्वाप मिल सका, न कोई ओहदा मिल सका, न कहीं हुकूमत में, सरकार में, इक्तदार में सुनील आबा को हिस्सेदारी मिल सकी। और 5 साल तक सुनील आबा भी मुफ्ती साहब की तरह कारपोरेशन इक्तदार में वंचित रहे। दादा भुसे की उधर बरतरी थी, इधर कांग्रेस की बरतरी हासिल रही। इस दरमियान मालेगांव शहर में इन 5 सालों में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि ये टर्म ऐसी रही कि इसमें कई कमिश्नरों को तब्दील किया गया, कई प्रमोट होकर चले गए, कई का ट्रांसफर हो गया, कई की बदली हो गई, कई को अदम इत्तेमाद के जरिए यहां से भेज दिया गया, कई कमिश्नर आए, ये भी एक अनोखी बॉडी देखी गई। बदउनवानी के कई मामला सामने आए। इन 5 सालों में कारपोरेशन इंतजामिया निहायत तसाहिली का शिकार रहा। इस बात का भी कहीं ना कहीं से अपोजिशन की जानिब से हमेशा तनकीद रही। ऑनलाइन महासभा को लेकर जब कोरोना काल आया तो ऑनलाइन महासभा को लेकर भी मौजूदा बरसरे इक़्तिदार को काफी तनकीद का सामना था। वहीं वाटर ग्रेस और दिग्विजय जैसी कंपनियों की वजह से भी तनकीद, ये 5 साल का इक़्तिदार तनकीद का बाइस रहा। वहीं अर्जियात यानी कारपोरेशन की जमीनों को दूसरे अदारों और दीगर लोगों के नाम पर अलाट किए जाना भी ये एक निगेटिव पहलू माजी की सरकार का रहा। 3.5 साल से प्रशासक है रविंद्र यादव की जो कारकर्दगी ये सब जानते हैं कि रही सही मालेगांव की कसर प्रशासक ने निकाल दी और मालेगांव को बुरी तरीके से तबाही के दहाने पर आज मसाइल का अंबार है। प्रशासक का 3.5 साल भी इसमें कहीं ना कहीं से जिम्मेदार है। दोस्तों, आने वाली 15 जनवरी को मालेगांव शहर में इलेक्शन है। हमारे मालेगांव शहर का जोग्राफियाई एतबार से आपको अगर आप जायजा कराएं तो आउटर के 6 वार्ड पड़ते हैं और मालेगांव सेंट्रल के 15 वार्ड पड़ते हैं। आउटर में 6 वार्ड में 4 कारपोरेटर यानी 24 सीटें आउटर में जाती है और मालेगांव सेंट्रल में 15 पैनल 4 वार्ड के हिसाब से 60 सीट सेंट्रल में, यानी सेंट्रल में 60 सीट और आउटर में 24 सीट का प्रमाण होता है। वार्ड नंबर 2 दयाना और वार्ड नंबर 4 दरेगांव, यहाँ पर मुश्तरका मिली जुली आबादी होने की वजह से 2 सीटों पर बिरादरान वतन का और 2 सीटों पर हमारे अपने लोगों का इख्तियार रहता है। 2 और 4 में 2-2 सीट है, 24 सीट आउटर में है और 60 सीट मालेगांव सेंट्रल में आती है। मौजूदा अगर हम आपको हिसाब बताएं आने वाले, अभी कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि किसको कितनी सीट मिलना है, तो दोनों को 30-30 सीट मिल सकती है।
शेख आसिफ के मालेगांव सेकुलर फ्रंट जिसमें समाजवादी शामिल है, MIM कांग्रेस और मुफ्ती साहब, इनके महागठबंधन को 30 सीट मिल सकती है, यानी डॉलर खड़ा है, दोनों को 30-30 सीट मिल सकती है। आउटर में दादा भुसे की 13 से 15 सीट हो सकती है, जबकि बीजेपी अपने मेयर अपने विकार पर कायम है, तो उनकी 9 सीट आना मुमकिन है। दादा भुसे की 2 सीट बढ़ सकती है, 15 दादा भुसे, 9 सुनील आबा बीजेपी, 30 शेख आसिफ और 30 मुफ्ती साहब। इस तरीके से 84 सीटों का एक अनुमान है। मालेगांव शहर में 84 सीट कारपोरेटर है, 42 जादुई अदद होगा, जिसके पास 42 कारपोरेटर होंगे उसका मेयर होगा। लेकिन फी जमाना हम देखें तो दोनों में से कोई भी पार्टी 42 सीट का आंकड़ा पार करने की उसमें पोजीशन में नजर नहीं आती, जबकि मालेगांव शहर को करना ये चाहिए आवाम को, वोटरों को, कि किसी भी एक पार्टी को वाज़े अक्सरियत दे, यानी 42 से ज्यादा, ताकि फिरका परस्तों को और आउटर की पार्टियों को इश्तिराक का और उनकी मजबूरी ना रहे कि उनको लिए बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। तो आवाम को चाहिए कि किसी भी एक पार्टी को 42 सीटों से ज्यादा वाज़े अक्सरियत दे, ताकि वन साइड हुकूमत बने और इधर उधर की दुनिया भर की जो बातें होती है अल्टर सेंट्रल के फर्क में, ये ना हो सके। मगर ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। मालेगांव शहर हमेशा वोट देने के मामले में अपोजिशन में ही रहता है, और वोट देने का हमारे यहाँ इस तरीके से कोई शौर नहीं है। बेशुमार लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर 42 सीट एक पार्टी की नहीं आती है तो मुफ्ती साहब और शेख आसिफ दोनों को मिलकर दादा भुसे को ना लेते हुए आपस में सीटों का बंटवारा करके, ओहदों का बंटवारा करके मुफ्ती साहब और आसिफ साहब को दोनों को मिलकर हुकूमत बना लेना चाहिए। मालेगांव शहर के कुछ बड़े चेहरे इस बाबत कोशिश भी कर रहे हैं, मगर ऐसा मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। जबकि होना तो यही चाहिए कि 42 की अक्सरियत किसी एक को मिले, या 42 की अक्सरियत नहीं मिलती है तो दोनों पार्टियां सेंट्रल की मिलकर मालेगांव कारपोरेशन पर अपना मेयर बैठा दें। दादा भुसे के बगैर मुमकिन नहीं है। आउटर में दादा भुसे की 15 सीट आना है, जो मालेगांव के 28, 26, 30 सीट से मिलकर 42 सीट का आंकड़ा पैदा करेगी। अगर आउटर में दादा भुसे की जगह बीजेपी अलायंस को ज्यादा सीट मिलती है तो मुमकिन है कि बीजेपी अलायंस मालेगांव की किसी एक पार्टी से दादा भुसे की तरह अलायंस कर सकता है। माना जा रहा है कि सुनील आबा गायकवाड़, बंडू काका बच्छाव, अदुए हीरे और बहुजन समाज पार्टी, ये चारों एक हो चुके हैं। अगर ये कारपोरेशन में 9 से 15 सीटों का, 13-14 सीटों का आंकड़ा पार करते हैं तो दादा भुसे की बजाय लोग इन लोगों के साथ अलायंस करना पसंद करेंगे। मगर दादा भुसे का मंत्री वजीर होने की वजह से आउटर में वर्चस्व बढ़ गया है, इसलिए ये नहीं हो सकता कि दादा भुसे से ज्यादा बीजेपी की सीट आए। यानी ले देकर मालेगांव शहर में यही होगा कि दादा भुसे जिसके साथ होंगे उसकी हुकूमत बनेगी। दादा भुसे की डिमांड क्या होगी, दादा भुसे कौन से ओहदों पर डिमांड करेंगे, इस ताल्लुक से आने वाले दिन में रास्ता बात साफ हो सकेगी। तो सुना ऐसा जा रहा है अपोजिशन के जरिए कि मुफ्ती साहब और दादा भुसे का अलायंस हो सकता है, क्योंकि वार्ड नंबर 2 और 4 में दोनों का अलायंस की खबरें हैं। तो इस ताल्लुक से माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में दादा भुसे की हिमायत मुफ्ती साहब के साथ हो सकती है। मगर उसका तरीका क्या होगा कि मजलिस और सेना अलग अलग एक ही नदी के 2 रुख हैं, ये किस तरीके से होते हैं। माजी में इसके वोट को तथस्थ तो किया गया था, तो आने वाले वक्त में तथस्थ तो करके के रिंद रहे और हाथ से जन्नत न गई, इस तरीके का कोई मामला सामने आ सकता है। दोस्तों, आज से मालेगांव शहर में कारपोरेटरों के उम्मीदवारी के फॉर्म फरोख्त होना शुरू हो गए हैं। आज पहले ही दिन कई लोगों ने फॉर्म हासिल किया। दोनों पार्टियों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की जानिब से रैलियां ले लेकर दोनों पार्टी ऑफिस पर लोग जा रहे हैं और अपना उम्मीदवारी का अरीजा दे रहे हैं। लीडरों की जानिब से अभी हाँ ना का कोई फैसला नहीं हो सका है। आज से फॉर्म बंटना शुरू हुआ है। 30 तारीख तक फॉर्म जमा कराने की मुद्दत होगी। 1 जनवरी नए साल की पहली तारीख से ही फाइनल मालूम हो सकेगा कि किस वार्ड में किस उम्मीदवार को टिकट दिया गया है, किस पार्टी ने टिकट दिया और किसने बगावत किया। बेशुमार लोग बगावत करके इधर से उधर हो रहे हैं, मगर अभी कोई वाज़ेह तस्वीर सामने नहीं आ सकी है। आने वाली 1 जनवरी को मुकम्मल खुलासा हो जाएगा कि किस वार्ड से किस पार्टी का कौन उम्मीदवार है, किस वार्ड में किसका कितना वर्चस्व है, किसको कितनी वोट मिलेगी। इसका एक हल्का सा जायजा आपको बताते हैं। जूने वार्ड नंबर के हिसाब से नए जो वार्ड नंबर है ये अभी तक लोगों के जहन में नहीं बैठे हैं, इसलिए जूने वार्ड के हिसाब से आपको अगर बताएं तो मुफ्ती साहब और शेख आसिफ के पास में 6 पैनल उनके फिक्स हैं।
जहां से इन लोगों की ही सीट आएगी। अगर हम मुफ्ती साहब की बात करें तो वार्ड नंबर 12 इस्लामपुरा, वार्ड नंबर 14 पवारवाड़ी, वार्ड नंबर 15 नयापुरा, वार्ड नंबर 16 चुना भट्टी, वार्ड नंबर 17 रसूलपुरा और वार्ड नंबर 21 डीपू, यानी 12, 14, 15, 16, 17, 21 ये 6 फाइनल मुफ्ती साहब के फाइनल है। इसमें कहीं से कोई मुकाबला नहीं है, ये हर कोई जानता है। यानी मुफ्ती साहब के 6 फाइनल, तो ये 24 सीट मुफ्ती साहब की फाइनल है। इस्लाम पार्टी का अगर हम जायजा लें तो वार्ड नंबर 4 दरेगांव, वार्ड नंबर 5 हजार खोली, वार्ड नंबर 7 हिडको कॉलोनी, वार्ड नंबर 13 कमालपुरा, वार्ड नंबर 19 रौनकाबाद महवी नगर नुमानी नगर असलम अंसारी का वार्ड, और वार्ड नंबर 20 हारून अंसारी 60 फुटी नजमाबाद शेख रशीद तायरा मिडम का इलाका। ये 6 वार्ड इस्लाम पार्टी के फाइनल है, यहाँ कोई मुकाबला नहीं है। यानी इस्लाम पार्टी का 4, 5, 7, 13, 19, 21 6 फाइनल, 24 सीट इनकी फाइनल है। इस्लाम पार्टी की मुफ्ती साहब की 6 फाइनल, 24 सीट फाइनल है। अब कुछ इलाकों में अगर मुकाबले हैं तो वार्ड नंबर 2 दयाना और वार्ड नंबर 4 दरेगांव में 4 रुखी मुकाबला होगा। शिवसेना, बीजेपी, इस्लाम पार्टी और MIM, इस 4 रुखी मुकाबले में किसको कितनी सीट मिलती है ये आने वाले वक्त में मालूम हो सकेगा। मगर मालेगांव के 3 ऐसे वार्ड है जहां पर सख्त मुकाबला होगा। वार्ड नंबर 3 में साइद रेशम वाला, NCP, सेकुलर फ्रंट या महागठबंधन, वार्ड नंबर 3 में टफ फाइट है। वहीं वार्ड नंबर 6 मर्चेंट नगर हुसैन सेठ कंपाउंड और वार्ड नंबर 18 रफीक भूरे और माजिद हाजी का, ये वार्ड नंबर 3, 6 और 18 इन 3 पैनलों में काफी सख्त मुकाबला होगा और यही देखने के लायक होंगे। इससे पहले वार्ड नंबर 21 डॉक्टर खालिद और खालिद हाजी का वार्ड बहुत गर्म था, हॉट था। इस मर्तबा 3, 6, 18 में काफी सख्त मुकाबले की उम्मीद है। इन 3 पैनलों में 12 सीट है। इन 12 सीटों में से अगर हम इस्लाम पार्टी और MIM को 6-6 सीट देते हैं 12 में से, तो दोनों की 24-24 उधर है और दोनों की इन 3 वार्डों में 6-6 सीट, तो दोनों की 24 + 6 30, 24 + 6 30, दोनों की सीट 30-30 सीट का अनुमान है। 42 सीट मजीद लगेगी। तो दादा भूसे सब्स्टिट्यूट होंगे या सुनील आबा बीजेपी के, ये आने वाले वक्तों में मालूम हो सकेगा। सियासी सरगर्मियां 1 तारीख OBC फॉर्म मिलने के बाद ही उरूज पर आएंगी। अभी उम्मीदवार अरीजे के लिए लोगों को अपनी हिमायत में जोड़ने का काम शुरू हो गया है। मालेगांव शहर में इलेक्शन गर्म है दोस्तों। एक घर से 5 लोग, ऐसे 3 घर से 5-5, 15 लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं। आसिफ शेख रशीद के घराने के 5 लोग उम्मीदवार हैं। एक ही घर के निहाल अहमद के घर से भी 5 लोग, मुस्तकीम डिग्नेटी, शान हिंद, मुस्तकीम के भाई पापा, सलमान अनीस कमाल, लुकमान अनीस कमाल, इस तरीके से एक घर से 5 है। और यूनुस दादा के घर से यूनुस ईसा साहब, अब्दुल मालिक, डॉक्टर खालिद, अब्दुल माजिद और इनके घर से एक लेडीज सीट। इस तरीके से 5 सीट यूनुस ईसा के घर से, 5 सीट निहाल साहब के घर से, 5 सीट शेख आसिफ के घर से। मुफ्ती साहब के घर से कोई उम्मीदवार नहीं। यानी 60 में से 15 सीट इन 3 खानदानों के पास होगी। यानी 25% सीटों पर 3 खानदानों का कब्जा है और 75% सीटों पर पूरा गांव। आने वाले दिनों में तमाम पार्टियों को, दोनों पार्टियों को चाहिए कि ठेकेदारों को टिकट ना दे, काम ना करने वालों को टिकट ना दे। बहुत बड़ा चेहरा है, इलेक्शन में चुन कर आ सकता है मगर वो कोई काम का नहीं, लोग उससे मिल भी नहीं सकते, तो ऐसे लोगों को भी टिकट ना दे। आम वर्करों को तो दे नहीं सकते कि इलेक्शन में पैसा लगता है। मालेगांव की आवाम बिना पैसे के वोट तक नहीं देती, ये बात जग जाहिर है। यही वजह है कि करप्शन बढ़ रहा है। अगर आम वर्करों को टिकट नहीं दिया जा रहा है तो जिन लोगों को टिकट दिया जा रहा है तो उन लोगों को ताकीद की जाए, उनसे हल्फ लिया जाए कि आने वाले वक्तों में आप आवाम का काम करेंगे। जो बड़े चेहरे हैं उनको बोला जाए कि यार आपको 2-3 आदमी काम पर रखना होगा। आवाम से भी गुजारिश है कि इस दरमियान में जाती दुश्मनी ना रखें बल्कि नजरियाती इख्तिलाफ रखें जो इलेक्शन के बाद खत्म हो जाए। इलेक्शन में अक्सर मारपीट, झगड़े और तनाजे की वारदात सामने आती है, इससे भी एहतियात करने की जरूरत है। हुल्लड़बाजी, एक दूसरे के घरों के सामने शोर शराबा, रंग गुलाल फेंकना, ढोल आतिशबाजी, ये सब से भी परहेज किया जाए। इलेक्शन के अय्याम में नशे का प्रमाण बढ़ता है, इसे भी रोकने की जरूरत है। आवाम भी बिना पैसा लिए काम काज की बुनियाद पर लोगों को वोट दे और उनसे वादा ले लोगों के सामने कि आपको काम करना होगा वरना अजीमत का सामना है। पुलिस इंतजामिया की जानिब से अमन अमान की कोशिश की जा रही है। आवाम को भी पूरा अमन इलेक्शन के लिए कोशिश करने की जरूरत है। ऑडियो वीडियो वायरल करना, उसे शेयर करना, ये भी अच्छी बात नहीं है।
बेशुमार लोग सोशल मीडिया पर बेतुके फिल्मी गाने लगाकर अपने उम्मीदवारों के वीडियोस डाल रहे हैं। ये भी फिल्मी गानों को फरोग देना, ये भी कहीं से अच्छा नहीं माना जाता। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना करें। इंतजामिया की खासी नजर है कि सोशल मीडिया की वजह से ही बेशुमार बवाल मालेगांव शहर में होते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी एहतियात से करें। वहीं इलेक्शन के अय्याम में मालेगांव शहर में जात बरादरी का परमान बढ़ जाता है। ये रुझान इस वक्त तो कम हो रहते हैं बीच के दरमियान में, लेकिन इलेक्शन के वक्त में जात बिरादरी का ये जो तनासुब है ये बढ़ जाता है। तो लोगों से जरूरत है कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के पेश नजर जात बिरादरी की सियासत को परवान ना चढ़ाए और एकता, मुस्लिम एकता का मालेगांव सेंट्रल में सबूत दिया जाए। आने वाले दिनों में इलेक्शन की मरहलावार सरगर्मियां तरतीब दी जाती रहेंगी। जो खबरें सियासी आती रहेंगी आप देखते रहेंगे मुकम्मल तफसीलात सैफ न्यूज पर। इलेक्शन में सबसे ज्यादा अहम खबरें आप देखेंगे आने वाले दिनों में मुकम्मल तफसीलात, तारीख, शवाहिद और तज्जिए के साथ सैफ न्यूज पर।